कई बार ये सुनते हैं टर्म्स इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई की दर। तो इकोनॉमिक्स में सर सरल भाषा में इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? और ख़ास तौर पे ये बताइएगा कि केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट जो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाई जाती है स्कूलों में, +1 में, +2 में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, उसमें हमेशा हमने एक चीज़ सीखी कि हल्की-फुल्की इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आपसे मैं समझना चाहता हूँ सर कि क्या पहले तो इन टर्म्स के बारे में बताइए और हल्की-फुल्की इन्फ्लेशन क्या अच्छी चीज़ होती है और डिफ्लेशन बुरी चीज़ होती है? यस। देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इस समय दुनिया में जो मनी सिस्टम है, वो मनी सिस्टम बेसिकली बैंक मनी है। बैंक मनी का मतलब है कि अगर इंडिया की उदाहरण मैं लूँ, तो लगभग 45 ट्रिलियन तो आरबीआई ने छापे हैं और 250 के आसपास 250 ट्रिलियन बैंक मनी है, मनी सप्लाई जो घूम रही है। व्हिच मीन्स कि ये जो मनी सप्लाई है, ये सप्लाई अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होएगी, घटेगी तो डिफ्लेशन होएगी। पर इसको समझने के लिए मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये कीन्सियन स्कूल जो इकोनॉमिक्स का है, ये है क्या? देखिए, लॉर्ड जॉन मेनर्ड कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत माने जाते थे और इंग्लैंड के रहे हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का जो मोटा-मोटा थीसिस ये है कि एक इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो उस इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है चीज़ों की, सर्विसेज़ की इफेक्टिव डिमांड। यानी कि लोग उस चीज़ की, उस सर्विस की डिमांड करें। अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ रही है तो इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर वो घट रही है तो घटेगी। घटेगी। तो उस समय दुनिया के अधिकतर देश तो गरीब थे। तो लॉर्ड मेनर्ड कीन्स ने कहा कि इस इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो मान लीजिए लोगों के पास रोजगार नहीं है तो सरकार क्या करती है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सड़कें, बिजली के महकमे वगैरह वगैरह, वो सारे काम करना शुरू कर दिए, जिससे वेलफेयर गवर्नमेंट आती है। तो जब सरकार ये सब काम करती है तो रोजगार पैदा होता है, रोजगार पैदा होता है, लोगों के पास इनकम आती है, लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, तो लोग इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड आती है। तो ये एक समय इतने बड़े लेवल पर हुआ कि दुनिया के अंदर लगभग सभी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कीन्सियन इकोनॉमिक्स ही पढ़ाना शुरू हो गए। एक लेवल पर तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई डिमांड पैदा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट सवाल है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार ने मान लीजिए 10,000 करोड़ की एक सड़क बना दी। तो 10,000 करोड़ की जो सड़क है, वो पैसा सरकार को कमाना भी तो पड़ेगा ना, चाहे वो 1 साल में कमाए, चाहे 10 साल में कमाए। पर अगर पॉलिटिशियंस ने रिश्वत खा ली और सड़क कच्ची बना दी और 10 साल के अंदर क्या 5 साल के अंदर ये सड़क टूट गई, तो उस सड़क से जो प्रोडक्शन, जो लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड होनी थी, वो तो बीच में रह गई। नतीजा ये हुआ कि वो 10,000 करोड़ से जो इनकम होनी थी, वो सरकार की नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, 10, 20, 50 साल के वक्फे में वो जो कीन्सियन पॉलिसीज थी, वो सरकार के कर्जे के पहाड़ के रूप में तब्दील हो गई। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, ये दुनिया के लगभग तमाम देशों में हुआ है कि सरकार का बजट इतना बढ़ता गया, कर्जा इतना बढ़ता गया कि अब पुराने कर्जे को पे बैक करने के लिए और कर्जा ले रहे हैं। ये इंडिया में भी हुआ, ये चाइना में भी हुआ, ये इंग्लैंड में भी हुआ, ये अमेरिका में भी हुआ। तो इस समय वो कीन्सियन इकोनॉमिक्स ने कर्जे का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो अब स्थिति ये है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक, तो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन
लिमिटेड है। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो चीजें तो उतनी ही है, मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। पर अगर मार्केट में खरीदने वाले नहीं है, जैसे मान लीजिए आप घरों की बात करते हैं, एक घर के अंदर बहुत सारा रोजगार पैदा करने की ताकत होती है। अगर घर खरीदने वाले नहीं है तो घर किसके लिए बनेंगे? तो जब घर बिकेंगे नहीं तो सोसाइटी के अंदर बैंकिंग एक्टिविटी के जरिए जो पैसा पैदा होता है वो नहीं होगा। अगर मार्केट में बायर्स कम होने शुरू हो जाएंगे तो मनी सप्लाई, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जो मनी सप्लाई कम होएगी तो जनरल प्राइस लेवल डाउन जाना शुरू हो जाएगा। देखिए, थोड़ी इन्फ्लेशन ठीक होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन खराब होती है, बट जो डिफ्लेशन होती है थोड़ी भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब है कि कीन्सियन स्कूल के हिसाब से इफेक्टिव डिमांड डाउन जा रही है। अगर 2% इन्फ्लेशन ठीक है और 6% इन्फ्लेशन खराब है तो 2% क्या 1% डिफ्लेशन भी खराब है। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एक्टिविटी कम हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है। तो इसलिए दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स, सारे के सारे पॉलिटिशियंस एक चीज से डरते हैं, वो है डिफ्लेशन। बट जनता के लिए क्या ठीक है? जनता के लिए थोड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन ठीक है, 2-1%। बट अगर आप किसी जनता के नुमाइंदे से पूछेंगे, एक आम आदमी से पूछेंगे कि तुम्हें बढ़ती हुई दाम पसंद है या घटते हुए दाम पसंद है, तो आपको क्या लगता है वो क्या ऑप्शन लेगा? देखिए, जहां तक प्राइस लेवल की बात है, प्राइस लेवल एक जनरली स्टेबल होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि 2% इन्फ्लेशन, 2% इन्फ्लेशन अगर आप सोसाइटी में जाके देखें तो नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये फोन यूज कर रहा हूं, इसकी कीमत है आज की तारीख में 20,000 रुपया। अगर अगले साल इसकी कीमत 2% बढ़ जाए तो अगले साल इसकी कीमत बनेगी 20,400। तो अगले एक साल के अंदर मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी तो मुझे 20,400 चुभेंगे नहीं। गॉट इट? इसलिए थोड़ी इन्फ्लेशन ठीक होती है। बट अब मान लीजिए डिफ्लेशन हो गई 1%। डिफ्लेशन मुझे तो तंग नहीं करेगी, मुझे तो ये फोन अगर मान लीजिए 1% प्राइस कम हो गया तो अगले साल मुझे 19,800 का फोन मिलेगा तो मुझे लगा अच्छा है। बट डिफ्लेशन का असर होता है प्रोड्यूसर के ऊपर जाके, क्योंकि उसको नजर आता है कि मार्केट में बायर कम हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। इन्फ्लेशन यूजर के ऊपर ज्यादा असर करती है, डिफ्लेशन प्रोड्यूसर के ऊपर ज्यादा असर करती है। तो इसलिए डिफ्लेशन थोड़ी भी खराब है, इन्फ्लेशन हाई हो खराब है। अब आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि जब किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब है 20%, 30%, 40%। जब इस लेवल पर इन्फ्लेशन पहुंच जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे वेनेजुएला के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, सीरिया के अंदर, पीछे श्रीलंका के अंदर, जब वो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन उस फेज को कहते हैं जब इन्फ्लेशन एक सरकार, एक सेंट्रल बैंक के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब ये 10%, 15%, 20%, कई बार 40%, 70% उस रेंज में पहुंच जाती है। तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आज आपने एक चीज बनाई, आप मान लीजिए एक मुर्गी खाना चलाते हैं, आप अंडे बेच रहे हैं। आज आपने कहीं से अंडे खरीदे 10 रुपए के भाव पर और कल को करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन, तो अब अगले दिन आपने अंडों का भाव 12 रुपए कर दिया। तो जनता कहेगी यार कल तो 10 का
खरीदा था, आज तूने 12 का कर दिया। तो आप जनता को कैसे बताएँगे कि एक दिन में करेंसी की कीमत इतनी डाउन हो गई? तो जिसने आपसे अंडे खरीदने हैं, वो आपकी दुकान से अंडे नहीं खरीदेगा। तो ऐसे समय में किसी भी बिज़नेसमैन के लिए कोई भी प्रोडक्शन और सेल प्लान करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि करेंसी का जो मीटर होता है, जिसके बेसिस पर आपने बाय प्राइस, सेल प्राइस लगाना है, वही गड़बड़ हो जाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही खराब हैं। तो आज के समय की सबसे भारी प्रॉब्लम है कि हम डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन के खतरों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।